हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट किया था, है ना। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में अपन ने वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ थिंग अपन ने ये चीज सीखी थी कि व्हाट इज द रीजन ऑफ एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो मैंने कहा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट चेंज हो सकता है इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में जाने के बाद क्या होता है वो अपन को आइडिया नहीं है, वो एक्सपेरिमेंटल चीज है। तो मैंने कहा दो चीजें होगी, एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरटिकल। अगर एक्सपेरिमेंटल मोल थियोरटिकल मोल्स के बराबर है तो जैसा सोच रहे वैसा ही आंसर आएगा, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ थियोरटिकल, देन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज नोन एज एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और किससे रिप्रेजेंट कर रहे थे, वांट ऑफ फैक्टर आयोटा से। यही बात हुई थी। आयोटा होता क्या मैंने सारा समझा दिया था। एसोसिएशन डिसोसिएशन के लिए आयोटा की वैल्यू क्या आएगी। आज अपन बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ आयोटा फॉर डिसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ आयोटा, कैलकुलेशन ऑफ आयोटा फॉर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन के लिए आयोटा कैलकुलेट करना है। ठीक है, जस्ट समझिएगा बात को। मैंने एक कंपाउंड लिया AXBY। अगर इसको मैं आयंस में ब्रेक करूं तो ये एक्स से ब्रेक होगा, XA प्लस वाई प्लस YB माइनस एक्स। ये तो समझ में आ रहा है। XA प्लस वाई एंड YB माइनस एक्स के फॉर्मेट में डिसोसिएट होगा। अगर ये ऐसे डिसोसिएट हुआ है तो T इक्वल टू 0 टाइम पे, मीन्स जब मेरे हाथ में होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, उस समय मैंने मान लिया 1 मोल है। तो अभी तो ये सॉल्यूशन में गया ही नहीं तो ब्रेक होगा ही नहीं। अब सॉल्यूशन में चला गया, मैंने माना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, ये अल्फा होगा, तो यहाँ पे एक्स अल्फा आएगा, यहाँ पे वाई अल्फा आएगा। ये बात तो आपको समझ में आ रही है, एक्स अल्फा वाई अल्फा क्यों आएगा जो। ठीक है बात। मैंने कहा मोल्स थियोरटिकल कितने थे, मोल्स थियोरटिकल कितने थे, तो आप बोलोगे 1 थे। ये देखो, आप बोलोगे मोल्स एक्सपेरिमेंटल कितने हैं, मैं बोलूंगा 1 माइनस एल्फा प्लस एक्स एल्फा प्लस वाई एल्फा, तो ये आएगा 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1। अपन ने कहा आयोटा क्या होता है, मैंने कहा आयोटा होता है भैया मोल एक्सपेरिमेंटल टू मोल्स थियोरटिकल। बोलो, मोल एक्सपेरिमेंटल टू मोल थियोरटिकल होता है तो 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1 डिवाइड बाई 1, तो आयोटा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस एल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1। देखो 1 प्लस समथिंग कुछ वैल्यू आ रही है, 1 प्लस समथिंग आ रही है, इसका मतलब आयोटा ग्रेटर देन 1 आएगा। ये देखो प्रूव हो गया। एक बार क्वेश्चन पूछ लेता, बताओ अल्फा क्या होगा इस कंपाउंड के लिए, तो अल्फा हो जाएगा आयोटा माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 1। ठीक है, बोलो अल्फा ये हो जाएगा। अब समझे, एग्जांपल समझे। देखो अगर कुछ भी नहीं दे रखा है ना, कुछ भी नहीं दे रखा है, आयोनिक कंपाउंड है, तो उसका अल्फा 100% कंसीडर करना है। कुछ भी नहीं दे रखा है, आयोनिक कंपाउंड है, तो उसका अल्फा क्या कंसीडर करना है, 100% कंसीडर करना है। तो देखो इसको कैसे टैकल करें, मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे मैंने बोला NaCl है, इसका आयोटा कितना होगा, ये वांट ऑफ फैक्टर आयोटा की बात चल रही है, तो बोलूंगा इसका आयोटा 2 होगा। कैसे, मैं कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब अल्फा 100% है, अल्फा 100% है तो आयोटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 प्लस अल्फा 100% का मतलब 1, एक्स की वैल्यू भी 1, वाई की वैल्यू भी 1 माइनस 1, देख लो कितना आएगा, 2 ही तो आ रहा है। अच्छा MgCl2 ले लिया, 50% दे रखा है इसका अल्फा, मैंने कहा आयोटा कितना होगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 0.5 x1 y2 माइनस 1, कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 0.5 इंटू 2 1, 1 प्लस 1 कितना 2, तो अभी भी आयोटा इसका कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा दे दिया जाए K4FeCN होल 6 है और बोले अल्फा 75% है,
तो इसका आयोटा आएगा 4। कैसे? मैंने कहा देखो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 0.75, एक्स की वैल्यू 4, ये पूरा एक साथ रहेगा, ब्रेक नहीं होता है आपको मालूम है, तो ये हो गया 1 माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल, ये देख लो 4 आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेट इस टाइप से कि नहीं कर पाओगे? बोलो, हो जाएगा। ये मैंने 3 एग्जाम्पल भी लेके बता दिया आपको। चल अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ आयोटा फॉर एसोसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ आयोटा फॉर एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन के लिए आयोटा की वैल्यू अपन को क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। चलिएगा, मैंने एक कंपाउंड लिया, एन ए मिलके ए एन बना रहा है, मतलब 2a मिलके A2 बनाएगा, 3a मिलके A3 बनाएगा, 4a मिलके A4 बनाएगा, n इज 2 3 4 इस टाइप से। ठीक है, t बराबर 0 टाइम पे मैंने मान लिया इसका 1 मोल है, ये 0, t इक्वल टू t टाइम पे इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर अल्फा है तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ पे अल्फा बाई एन आएगा। ये समझ में आ रहा है अल्फा बाई एन कैसे आएगा? जो अमाउंट डिसोसिएट होता है, स्टोक्योमेट्री में अपन पढ़ चुके हैं वैसे तो, जो अमाउंट डिसोसिएट होता है और जो नया अमाउंट बनता है उसका रेशियो वही होता है जो स्टोक्योमेट्री रेशियो होता है। इसका रेशियो चल रहा है n रेस टू 1, तो ये अल्फा और ये अल्फा बाई एन है, तो रेशियो वापस क्या आ गया? 1 रेस टू 1 बाई एन, तो n रेस टू 1 हो जाएगा। ठीक है, थियोरेटिकल मोल बोलो, मोल्स थियोरेटिकल, तो मोल्स थियोरेटिकल है 1, मोल्स एक्सपेरिमेंटल बोलो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा बाई एन, 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1 बाई एन। बोलो, अगर ये आएगा भैया तो आयोटा इज इक्वल टू मोल एक्सपेरिमेंटल टू मोल्स थियोरेटिकल, यही होगा। तो आयोटा इज इक्वल टू मोल्स एक्सपेरिमेंटल 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1 बाई एन, थियोरेटिकल मोल तो 1 ही है, तो आयोटा की वैल्यू ये आ जाएगी, आयोटा की वैल्यू ये आ जाएगी। 1 माइनस कुछ समथिंग हुआ है, इसका मतलब वैल्यू लेस देन 1 आएगी। यहां पे देख लो, मैंने एग्जांपल में प्रूव किया था, सब में वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई थी। यहां पे वैल्यू क्या आनी चाहिए? लेस देन 1। चेक करते आएगी या नहीं आएगी। एग्जांपल ले रहा हूं, एग्जांपल जैसे अगर ऐसा बोल दे, एसिडिक एसिड इन बेंजीन फॉर्म डाइमर, ये डाइमर बना रहा है। अगर ये डाइमर बना रहा है उस कंडीशन में देखो क्या होगा। अगर एसिडिक एसिड बेंजीन में डाइमर बना रहा है तो मेरे से पूछा आयोटा कितना होगा, तो मैं बोलूंगा आयोटा, देखो कुछ भी नहीं बोला, इसका मतलब अल्फा कितना लेना? 100%। 1 माइनस अल्फा 1, 1 माइनस डाइमर के लिए एन की वैल्यू क्या होगी? 2, ये हाफ 1/2 आ गया। और देखो ऐसा बोल सकता है 3a कन्वर्ट हुआ A3, अल्फा दे दिया इसका, बाई चांस मान लो अल्फा दे दिया अपन को, अल्फा कितना दिया जाए? 50% ले ले, ये लो, तो आयोटा क्या होगा? 1 माइनस अल्फा 1/2, 1 माइनस 1/3, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 हो जाएगा 2/3, 2 से 2 कैंसिल, तो लास्ट में जाके क्या आएगा? 2/3। तो देखो 1 से कम ही आ रही है वैल्यू, दोनों केस में वैल्यू 1 से कम ही आ रही है। तो ये बात समझ में आई आपको या नहीं आई? बताओ, आ गया? कैलकुलेशन करना आ गया आयोटा का? बोलो, ठीक है बात। अब चलो आगे बात करते हैं। चलो आयोटा का कैलकुलेशन करना आ गया आपको। चलिए इधर देखिएगा,
अपन को मालूम है कि आयोटा जो होता है वो होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल। तो इसका मतलब अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेट करना है तो आयोटा टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल होना चाहिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंटल जो होगी वो आयोटा टाइम्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल के बराबर होगी। बोलो अगर ऐसा होगा तो सुने, मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, तो मैंने कहा आयोटा, थियोरेटिकल कितना होता है CST, आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया। डेल्टा टीबी कितना होगा, मैंने कहा आयोटा इंटू डेल्टा टीबी, थियोरेटिकल उसकी वैल्यू क्या होती है KB इंटू M। ये लो डेल्टा TF क्या हो जाएगा, आयोटा इंटू KF इंटू M, ये हो जाएगा। तो अब यहां पे सुने वैल्यू फॉर्मूले सारे वही है, बस एक आयोटा का मल्टीप्लाई हो गया है। फर्स्ट ऑफ थिंग मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि जब भी आप न्यूमेरिकल करें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फॉर्मूला हमेशा यही लगाए सर, नॉर्मल एबनॉर्मल कोई भी हो ये लगाओ। उससे होगा क्या, आपको सोचने का मौका मिलेगा आयोटा क्या आएगा। तो अब आप अपना आप सोच लोगे कि नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मींस आयोटा 1 हो जाएगा, यूरिया ग्लूकोज वगैरह दे रखे होंगे। NaCl दिया तो दिमाग खराब होगा, आयोटा की वैल्यू NaCl के लिए क्या होगी 2 हो सकती है अगर अल्फा 100% हो। अल्फा दे रखा होगा, दो एग्जामिनर अच्छा क्वेश्चन बनाता तो अल्फा देता भी नहीं है, वो ये चेक करना चाहता है आपको दिमाग में है या नहीं आयोटा का कॉन्सेप्ट, तो वो क्या करता है अल्फा देता भी नहीं है। अल्फा देता नहीं तो अपन तो सोचते हैं अच्छा पाई इज इक्वल टू CST लगा दो, लगाया आंसर आ जाएगा गलत, उसका डबल भी आंसर दे रखा था ऑप्शन में। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रहे, आयोटा लगाओ, नॉर्मल है तो आयोटा की वैल्यू 1 कंसीडर कर लेना, अदरवाइज NaCl वगैरह है तो 2 कंसीडर हो जाएगी, या जो भी कैलकुलेट करनी पड़े। बात आई समझ में। अब अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखते हैं। हटा दिया जाए इनको, चलो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रॉब्लम देखते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, write the order of vapor pressure, boiling point, freezing point and osmotic pressure। इन चारों के ऑर्डर लिखने हैं। क्या क्या दे रखे आप, 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन, सेकंड 1 मोलर एक्वस NaCl solution and 1 मोलर एक्वस MgCl2 solution। ये दे रखे 1 मोलर एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन दे रखा है, 1 मोलर एक्वस NaCl सॉल्यूशन दे रखा है, 1 मोलर एक्वस MgCl2 सॉल्यूशन दे रखा है। ये आपको दे रखे हैं A, B और C, ये 3 दे रखे हैं। अब देखो आपको टैकल कैसे करना है, सुने बात को। आपसे पूछा गया है ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर, एक क्वेश्चन समझ लो, इसके बेसिस पे हजारों क्वेश्चन बना सकते हो आप, और खूब सारे दे भी रखे मॉड्यूल में, ठीक है। तो उन सबको कैसे टैकल करना है, सबका एक ही तरीके से आंसर आएगा। मैं आपको ये कह रहा हूं मोल ज्यादा होते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा होती है। अगर मोल इंक्रीज होता है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, सही बात बोलो। मोल ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी ज्यादा, समझना बात। इसका मतलब है 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर ले लो तीनों के, तो इसका मोल कितना होगा 1 मोल। इसका NaCl का मोल कितना होगा, मैंने कहा देखो अंदर जाने के बाद तो NaCl टूटेगा और इसका आयोटा होता है 2, तो 1 × 2 कितने मोल हो जाएंगे 2 मोल। आपको मालूम है ना मोल एक्सपेरिमेंटल का फॉर्मूला क्या होता है, मोल एक्सपेरिमेंटल का फॉर्मूला क्या होगा, आयोटा इंटू थियोरेटिकल मोल। तो NaCl का आयोटा कितना हो गया 2, तो 2 मोल आएगा। इसका कितना होगा 1 × 3 3 मोल। तो मोल ज्यादा किसके हुए, सबसे ज्यादा C के, फिर B के और फिर A के। यहां तक बात सही है। सुने बात को, क्या वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नो, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, वेपर प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। तो फिर क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। लोअरिंग या फिर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब यह है
कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर तो होता है पी ए नॉट माइनस पी एस होगा। सुनना बात को ढंग से, पी ए नॉट माइनस पी एस जो होगा दैट्स इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मोल ज्यादा होता है, सुनना बात को ढंग से, अगर मोल ज्यादा होता है तो ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब डेल्टा ज्यादा होगा। अरे बोलो ना, अगर डेल्टा ज्यादा आ रहा है इसका मतलब पीएस कम होता जाएगा। अरे भैया पी ए नॉट फिक्स है, ये तो 100 ही रहेगा। अब आप एक बार कह रहे हो ये 20 आ रहा है और एक बार कह रहे हो 30 आ रहा है, तो 20 आया इसका मतलब ये 80 था, 30 आया इसका मतलब ये 70 था। तो मैं कह रहा हूं मोल ज्यादा होगा तो रिलेटिव लोअरिंग या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लोअरिंग ज्यादा होगा तो पीएस कम होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आ रहा है ना? तो पीएस क्या होगा? कम होगा। तो जिसका मोल ज्यादा उसका वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? कम होगा। पहली बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अगर ऐसा है तो मोल ज्यादा किसके है? सी के, तो इसका प्रेशर सबसे कम आएगा, फिर बी का और फिर ए का। दैट्स इज ऑर्डर ऑफ वेपर प्रेशर। वापस समझ लो, जिसका मोल ज्यादा उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा। वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग या फिर लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो पी ए नॉट माइनस पी एस इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अगर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो इसकी वैल्यू इंक्रीज होगी, तो पी ए नॉट तो फिक्स है, ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब पी एस कम होता जा रहा है। ये तो समझ में आ रहा है, तो मैंने पी एस कम कर दिया। मोल ज्यादा तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन कम, ये रिजल्ट आ गया फाइनल। तो जिसके मोल ज्यादा है इसके, तो इसका वेपर प्रेशर सबसे कम आएगा। सेकेंड नंबर बात करो बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए मैं क्या बोल रहा हूं, सुने बात को। अगर मोल ज्यादा तो डेल्टा टीबी ज्यादा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ये है। डेल्टा टीबी का मतलब क्या? बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट ज्यादा है। ये तो वैल्यू फिक्स है ना, वाटर के लिए 100 होता है, इसका मतलब ये पूरी वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज हो रहा है। बोलो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब मोल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। मोल बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो मोल ज्यादा उसके बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी ज्यादा, मीन सी फिर बी एंड देन ए। दैट्स इज ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है बात? चले आगे, आगे बात सोचो, आगे बात सुनना। मोल ज्यादा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज्यादा, मींस डेल्टा टीएफ ज्यादा। डेल्टा टीएफ क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। ये तो फिक्स है ना बेटा, ये तो फिक्स है। अगर ये वैल्यू इंक्रीज हो रही है इसका मतलब ये वाली वैल्यू कम होती जा रही है, इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होता जा रहा है। तो सीधा कंक्लूजन क्या निकला? मोल ज्यादा तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? कम होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कम होगा तो मोल सबसे ज्यादा किसके? सी के। बोलो, ये आएगा। दैट्स इज ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर में तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है आपको। ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है, नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज होने पर पाई इंक्रीज होगा, तो मोल ज्यादा उसके पाई ज्यादा। तो सी फिर बी एंड देन ए, इट इज ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ओवरऑल देखो मैंने आपको सारे समझाए, कंक्लूजन ये निकलना चाहिए, कंक्लूजन ये निकलेगा अगर मोल ज्यादा होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा। फ्रीजिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का ऑर्डर सेम रहता है, बॉइलिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर का ऑर्डर सेम रहता है। ठीक है बात? चले आगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है और जेई के अंदर, मेंस के अंदर ही 18-19 के अंदर, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट। इसका मतलब फ्रीजिंग पॉइंट मैक्सिमम तो उसका होगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। अब तो अपन को रिजल्ट भी याद है। ऑप्शन क्या क्या दे रखे थे? CO, NaCO, H2O होल 6, Cl3, CO, H2O होल 5 Cl,
Cl2 डॉट H2 CO H2O whole 4 Cl2 Cl dot 2 H2 and CO H2O whole 3 Cl3 डॉट 3 H2 ये दे रखे हैं। ठीक है बात। आपसे पूछा मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट, तो मैं तो एक सिंपल सी बात आपको ये बोल रहा हूं ना, मैं आपको सिंपल सी बात ये बोल रहा हूं, जिसका मोल ज्यादा होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। इसमें मोल कितने दिख रहे हैं? 3 तो ये और एक पूरा ये 4। इसमें H2O तो डिसोसिएट होगा नहीं, अपन ने उसमें पढ़ चुका है। H2O छोड़ो 2 और 1 3, H2O छोड़ो 1 और 1 2 और इधर 1, तो मैक्सिमम पूछा है तो फिर तो आंसर ये आ गया। ऑर्डर पूछेगा तो डी सबसे ज्यादा, फिर सी, फिर बी एंड देन ए। आ गई बात समझ में? थर्ड नंबर प्रॉब्लम और देखो, x मोल NaCl dissolve in 10 mole of H2O, then relative lowering in vapor pressure is 0.167. Calculate the value of x. Calculate the value of x. x की वैल्यू बताओ। x मोल NaCl को आपने डिसॉल्व किया है किसके अंदर? x मोल NaCl dissolve in 10 mole of H2O, then relative lowering in vapor pressure is 0.167. 0.167. Then calculate the value of x. आपको वैल्यू ऑफ x कैलकुलेट करना है। सुने बात को, कैसे करोगे? सुनना बात को, कैसे करना है? समझे बात को। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर PA0 माइनस PS अपॉन PA0 इज इक्वल टू XP। सर ये तो नॉर्मल वाले में होता, कोई बात नहीं, एबनॉर्मल है ना, NaCl है तो दिमाग आ रहा है ना कि एबनॉर्मल होगा। देखो कैसे लिखूंगा, इसको लिखा 0.167 लिख दिया, आयोटा इंटू NB, ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो चेंज हो जाएगा, इस बार आयोटा NB, ये Na प्लस आयोटा इंटू NB, 2 बार आयोटा आएगा। कितनी बार आएगा आयोटा? 2 बार। जहां पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट आएगा वहां पे दोनों बार आयोटा आएगा। बस ये ध्यान रखना, लोगों से गलती हो जाती, ऊपर तो लिख देते, यहां पे नहीं लिख पाते। ठीक है, 0.167 को 1/6 मान लू, आयोटा NaCl का कुछ नहीं दे रखा, मतलब 2, ये अल्फा नहीं दे रखा, टूटेगा पूरा, 10 2NB मल्टीप्लाई कर दो, 12NB प्लस 12NB इज इक्वल टू 10 प्लस 2 टाइम्स NB, 10NB इज इक्वल टू 10, NB इज इक्वल टू 1। बोलो NB इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो 1 मोल NaCl को आपको क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा 10 मोल ऑफ वाटर में, जिससे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर 1/6 हो जाए। चले आगे, नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखो। सुने बात को, आगे सुने। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एक्वस 0.001 m एक्वस KX FeCN whole 6 is minus 7.1 into 10 raised to the power minus 3 Kelvin, या डिग्री सेल्सियस ले लो, डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x if Kf for water is 1.86 Kelvin किलोग्राम पर मोल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिएगा। मेरे को मालूम है डेल्टा TF इज इक्वल टू आयोटा KF इंटू M होता है। ठीक है साहब,
डेल्टा टीएफ दे रखा है 7.1 इंटू 10⁻⁻3। ये तो कैलकुलेट कर लोगे ना बेटा। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, वाटर है तो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, तो डेल्टा टीएफ यही आएगा, बस साइन चेंज हो जाएगा, है ना। आयोटा कैलकुलेट करना है, KF 1.86, मोलेलिटी और मोलारिटी इक्वल होगी तो 10⁻⁻3। आयोटा इज इक्वल टू 7.1 अपॉन 1.86, अप्रोक्सीमेट 4 आएगा, 3.89 या ऐसा कुछ आएगा, तो अप्रोक्सीमेट आयोटा 4। कुछ नहीं दे रखा तो अल्फा 4 मानूंगा, सॉरी 1 मानूंगा, तो 1 प्लस अल्फा 1 x प्लस 1 माइनस 1, तो 3 इज इक्वल टू आ गया x। तो x की वैल्यू किसके बराबर आ गई? x की वैल्यू बताओ किसके बराबर आ गई? x इज इक्वल टू कितना? 3 आ गया। ठीक है बात। और देखिएगा, pH of 1 molar HA, HA is a monobasic acid, weak monobasic acid है। pH of 1 molar HA is 2. Calculate osmotic pressure of its aqueous solution at T Kelvin temperature। ये दिया गया, ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है एट T Kelvin टेम्परेचर। तो देखो कैसे कैलकुलेट करो। मैंने कहा देखो HA था ना, ये H प्लस प्लस A माइनस आयन में डिसोसिएट हो रहा था। इसके स्टार्टिंग में 1 मोलर दे रखा था, ये 1, ये 0, ये 0। T इक्वल टू T टाइम पे 1 माइनस एल्फा, तो ये अल्फा और ये अल्फा बनेगा। अगर pH 2 है तो H प्लस आयन कैलकुलेट नहीं कर सकते हो क्या? 10⁻⁻2 होगा, 10⁻⁻2 मीन्स 0.01 होगा, मीन्स अल्फा इज इक्वल टू 0.01 आ गया। तो एक्सपेरिमेंटल मोल बोल दो आप तो सीधे। मैंने कहा एक्सपेरिमेंटल मोल्स जो होता है वो 1 माइनस एल्फा प्लस एल्फा प्लस एल्फा मीन्स 1 प्लस एल्फा मीन्स 1 प्लस 0.01 इज इक्वल टू 1.01। ये एक्सपेरिमेंटल मोल आ गए। आगे एक्सपेरिमेंटल मोल, अब सुने बात को, पाई इज इक्वल टू होता है CRT, इसमें एक्सपेरिमेंटल मोल लिख दो सीधा। तो एक्सपेरिमेंटल मोल है 1.01, S है ये और T ये रहा, तो 1.01 ST हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं सर ऐसे नहीं करना अपन को, तो मैंने कहा कैसे करें फिर बताओ। बोलेगा सर पाई इज इक्वल टू आयोटा CSC लिखो ना, अपन जैसा बोल रहे। तो मैंने कहा ठीक है। एक्सपेरिमेंटल मोल कितने हो गए? 1.01। थियोरेटिकल मोल कितना है? 1। C कितना दे रखा है? 1। ST वापस क्या आएगा? किसी भी मेथड से करो सेम ही आएगा। बोलो हो गया सॉल्व। ये इस टाइप से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे। वो pH का कनेक्शन कर दिया यहां पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम और देखें। %1.17% aqueous NaCl solution is isotonic with 5.4% aqueous glucose solution। Calculate alpha of NaCl। ये अपन को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? अल्फा ऑफ दी NaCl। ठीक है, चलो। मैंने कहा आइसोटोनिक है तो आयोटा 1 C1 इज इक्वल टू आयोटा 2 C2, ये होना चाहिए। आयोटा 1 मालूम नहीं, कैलकुलेट करना है। C1 1.17 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 58.5। ग्लूकोज है तो आयोटा 1 5.4 डिवाइड बाई 180। ठीक है, यही बात होगी। तो आयोटा 1 इज इक्वल टू 5.4 डिवाइड बाई 180 इंटू 58.5 डिवाइड बाई 1.17। ये दोनों पॉइंट हट जाएंगे। सही बात है? बोलो सही बात है ना? अब सुने बात को। आयोटा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? आयोटा 1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 3 टाइम्स, तो 3/10 ये हो गया।
ठीक है, ये 58.5 होता तो ये आता 10/2, तो आयोटा 1 इज इक्वल टू 1.5। सॉल्व कर लो इसको आराम से, आयोटा इज इक्वल टू 1.5 आएगा। आयोटा इज इक्वल टू 1.5 आया तो 1 प्लस एल्फा x1 y1 माइनस 1 मीन्स 1 प्लस एल्फा इज इक्वल टू 1.5 मीन्स एल्फा इज इक्वल टू 0.5। एल्फा इन परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। बोलो हाँ या ना। एल्फा परसेंटेज इज इक्वल टू 50%। बोलो आ गया समझ में। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन अल्फा कैलकुलेट करने का बोले तो ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। आगे देखो और देखो, आगे देखो। चलिए आगे देखिएगा। कैलकुलेट the osmotic pressure of 0.002 m NaCl अल्फा इज इक्वल टू 90% एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये दे रखा है, अगर आपको ये दे रखा है कैसे सॉल्व करो। मैंने कहा पहले एक काम करो, आयोटा कैलकुलेट कर लो। आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस एल्फा 0.9, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 1 माइनस 1। आयोटा इज इक्वल टू 1.9। पाई इज इक्वल टू आयोटा सी एस टी। पच्चीस हो जाएगा। 25 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 50, है ना। 3 के बाद में पॉइंट तो यहां पे आ जाएगा। 19 इंटू 5 95, ये एटीएम में वैल्यू आ जाएगी। ठीक है बात, बोलो। ये क्वेश्चन और देखो, और देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड dissolve in 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, 25 ग्राम ऑफ बेंजीन, then depression in freezing point, then depression in freezing point is 1.62 Kelvin, is 1.62 Kelvin. Calculate percentage association of benzoic acid if it form dimer in benzene। ये बेंजीन में क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। एंड KF फॉर बेंजीन भी दे रखा है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। ये दे रखा है 4.9 केल्विन किलोग्राम पर मोल। सुने बात को, सुना बात को बेटा। 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है ना, इसको आपने डिसॉल्व किया है। तो मैंने कहा देखो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, आयोटा इंटू KF इंटू M। आपको परसेंटेज एसोसिएशन कैलकुलेट करना मीन्स आयोटा कैलकुलेट करना है। ये 1.62 आयोटा KF 4.9 मोलेलिटी 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है। बेंजोइक एसिड का मोलिकुलर वेट कैलकुलेट कर लो। बेंजोइक एसिड ये होगा C7H6O2। 122 आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो 84 और 6 कितना हो गया 90, 122 आ गया। 25 ग्राम है तो ऊपर 1000 का मल्टीप्लाई, ये सीधा हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 261। तो आयोटा इज इक्वल टू 1.62 इंटू 61 अपॉन 4.9 इंटू 40।
ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा मेरे हिसाब से इसकी वैल्यू जो आती है अगर आप कैलकुलेट करते हो तो 0.52 आएगी अप्रोक्सीमेट। क्या आएगी? या 0.502 आएगी, ऐसी कुछ आने वाली है, या मान ली है ना। सोल्व कर लेना बेटा आप इसको कैलकुलेटर से, यहां पे सोल्व कर लेना। आयोटा इज इक्वल टू 1 माइनस एल्फा 1 माइनस 1 बाई एन, डाइमर बना रहा तो एन की वैल्यू 2 होगी, 0.502 रख दिया मैंने। एल्फा 1 माइनस 1 बाई 2 1 बाई 2, तो एल्फा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.502, तो ये हो जाएगा 0.498 एल्फा बाई 2। एल्फा इज इक्वल टू, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे ये आएगा, परसेंटेज में चाहिए तो 99.6 परसेंटेज आ जाएगा। मैंने इसको 0.502 माना है, अब एग्जैक्ट जो वैल्यू आएगी वो आप चेक कर लेना, शायद तक 0.504 या 502 ही आएगी वैल्यू। तो अल्फा परसेंटेज कितना हो गया? 99.6 परसेंटेज। इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो देखिए एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने 8 क्वेश्चन करवा दिया आपको। 8 क्वेश्चन ही जो है वो अप्रोक्सीमेट उसमें कराए थे, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला में 16। 4 क्वेश्चन जो है वो मैंने डेल्टा टीएफ और डेल्टा टीबी के ऊपर करवाए थे 20, और मेरे हिसाब से 10 प्लस क्वेश्चन जो है वो अपने राउल्स लॉ और रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ा। लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास में आपको न्यूमेरिकल करवा चुका हूं। 60 क्वेश्चन आप कर लो, लॉजिक सारे बैठ जाएंगे आपके, ठीक है ना, क्वेश्चन अप्लाई करना आ जाएगा, बस यही तो है सब कुछ, ठीक है बात। इसके थोड़ा बहुत क्वेश्चन अपन लास्ट लेक्चर में और भी डिस्कस करेंगे। अब अपन नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लास्ट टॉपिक जो अपना बचा था, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो आज अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की। solubility of solid in liquid। ठीक है, कुछ पॉइंट्स बना के बताता जा रहा हूं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इसके बारे में तो कुछ पॉइंट बताता जा रहा हूं, उसको ध्यान रखें। सबसे फर्स्ट थिंग, सॉल्यूट कौन होगा एंड सॉल्वेंट कौन होगा। सबसे पहले तो ये देखें, सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट कौन। मैंने आपको एक चीज बताई थी, जब सॉल्यूशन अपन कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ रहे थे बेसिक उस समय, इनके बाद में जो लिखा हुआ होता है सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट इन सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट तो कौन है? लिक्विड है। सॉल्यूट कौन है? सॉलिड। बात आई समझ में या नहीं आई? पहली बात तो ये समझो, आगे बात समझ में। सेकेंड नंबर बात, जब सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया जाता है तो 3 टाइप के सॉल्यूशन बनाते हैं। सॉलिड इज डिसॉल्व इन solvent, then form 3 type of solution। कौन कौन से? फर्स्ट सैचुरेटेड, सेकेंड अनसैचुरेटेड, एंड थर्ड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये 3 टाइप के सॉल्यूशन बनाएगा। अब ये सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड का मीनिंग क्या है? जैसे सपोज करो मैं आपको 1 लीटर वाटर देता हूं, उसमें मैं बोल रहा हूं 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व होगा, मैक्सिमम, इससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, ये मैंने आपको बोल दिया, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। आपने 1 लीटर वाटर लिया, उसमें आपने 100 ग्राम NaCl डिसॉल्व किया, डिसॉल्व हो जाएगा।
आप बोलोगे सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड मींस मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो आपने क्या कर दिया, सॉल्यूबल कर चुके हो, तो इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अब तो ये 100 ग्राम वाले से एग्जाम्पल, मैंने अगर सपोज करो 80 ग्राम ही डिसॉल्व किया, इट मींस 20 ग्राम ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व फर्दर इन सॉल्वेंट। 20 ग्राम और अभी तो क्या किया जा सकता है, सॉल्यूबल किया जा सकता है। इसका मतलब सॉल्यूशन कैसा होगा, अनसैचुरेटेड होगा अभी, और डिसॉल्व किया जा सकता है। और मैंने 120 ग्राम डिसॉल्व कर दिया तो 100 से ही ज्यादा हो गया, तो उसे अपन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड से भी ज्यादा तो सुपर सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। बात आ रही समझ? तो 3 टाइप के सॉल्यूशन होंगे। सैचुरेटेड का मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व करना था उतना कर दिया तो सैचुरेटेड, उससे कम किया तो अनसैचुरेटेड, ज्यादा कर दिया तो सुपर सैचुरेटेड। लेकिन ध्यान रहे, ज्यादा अगर करोगे ना तो डिसॉल्व तो 100 ग्राम ही होना है, 20 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट बच जाएगा। वो प्रेसिपिटेट इज द नॉट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है, वो काउंट नहीं होगा, ध्यान रखे। वो 20 ग्राम एज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम में पड़ा रहेगा, वो सॉल्यूशन का पार्ट नहीं होगा। आ रही बात समझ में? तो सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब जितना मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व हो सकता है उतना कर दिया, सैचुरेटेड है। उससे कम हुआ अनसैचुरेटेड है, उससे ज्यादा कर दिया सुपर सैचुरेटेड है। अच्छा, सुपर सैचुरेटेड में डिसॉल्व तो 100 ग्राम होगा, 20 ग्राम इन द फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेट। अब अपन बात करते हैं सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन की, क्यों यहां पे लिखा है ना सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? 2 डेफिनेशन है इसकी, कौन कौन सी देखिएगा। फर्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट in 1 liter saturated solution. Number of moles of solute in 1 liter of saturated solution. 1 liter saturated solution में 1 liter saturated solution में जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे उसी को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 liter ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसी को अपन क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। इसका मतलब इसकी यूनिट तो हो जाएगी मोल पर लीटर। दूसरी डेफिनेशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व in 100 gram of solvent to form saturated solution। इसका मतलब यह है कि सॉल्यूट का अमाउंट, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का अमाउंट जो 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप क्या कर सकते हो, जिसको डिसॉल्व कर सकते हो। 100 ग्राम सॉल्वेंट में जिस सॉल्यूट का अमाउंट डिसॉल्व कर सकते हो, किसको बनाने के लिए, सैचुरेटेड सॉल्यूशन को बनाने के लिए। टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which dissolve in 100 ग्राम of the solvent is known as solubility। इसका मतलब इस solubility की जो डेफिनेशन होगी या यूनिट होगी वो ऐसा बोल दूं, मास ऑफ सॉल्यूट पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूट इन पर 100 ग्राम ऑफ दी सॉल्वेंट, यही बात होगी। ये बेसिक डेफिनेशन है, ध्यान रखना है। 4th नंबर पॉइंट, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की कंडीशन क्या है। ठीक है, सुने बात को। कंडीशन ऑफ सॉल्युबिलिटी ये रहेगी, आपने इनऑर्गेनिक में पढ़ चुके हो कि अगर किसी भी सॉलिड को अगर डिसॉल्व करवाना है तो पहले वो डायरेक्ट डिसॉल्व नहीं होता है, उससे पहले आयंस में ब्रेक करना पड़ता है। आयंस में ब्रेक करने के लिए उसको लैटिस एनर्जी देनी पड़ती है। लैटिस एनर्जी दोगे तो आयंस में ब्रेक हो जाएगा, फिर उसका जाके क्या होगा, सॉल्वेशन होगा। तो सॉल्वेशन पर कौन सी एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हाइड्रेशन एनर्जी, रिलीज एनर्जी इज ग्रेटर देन एब्जॉर्ब एनर्जी। एच ई का मतलब अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से,
हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है किससे, लैटिस एनर्जी से, तभी उसका क्या होगा, सॉल्वेशन होगा, अदरवाइज नहीं। जिसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होगी लैटिस एनर्जी से, जब ऐसा होगा तभी उसको अपन क्या बोलेंगे, सॉल्वेशन हुआ, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करने वाले हैं। फैक्टर अफेक्टिंग solubility, factor affecting solubility. First, nature of solute and solvent. नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसके लिए एक फंडा है, बस उस फंडे को फॉलो कर ले। लाइक डिजॉल्व लाइक, सॉल्युबिलिटी इस फंडे को फॉलो करती है। लाइक डिजॉल्व लाइक, इट मीन्स पोलर कंपाउंड या पोलर सॉलिड आर soluble in polar solvent. Polar solids are soluble in polar solvent and non-polar solids are soluble in non-polar solvent. बस यही बात ध्यान रखनी। NaCl is a polar, that's why it is soluble in water, not benzene. Benzene is a non-polar solvent, तो ये किसमें soluble होगा, वाटर में soluble होगा, न कि किसमें, बेंजीन में। ठीक है बा, सेकंड फैक्टर पे आइएगा, टेम्परेचर। दो टेम्परेचर का जो इफेक्ट चेक किया जाता ना, वो चेक किया जाता ली चैटेलियर प्रिंसिपल से। कौन से प्रिंसिपल से, ली चैटेलियर प्रिंसिपल से चेक किया जाता है। देखिएगा क्या होता है, मैं आपको सीधा लिख रहा हूं, अगर ये आपका सॉलिड सॉल्यूट है प्लस ये लिक्विड सॉल्वेंट है, सॉलिड सॉल्यूट है प्लस लिक्विड सॉल्वेंट है, तो ये कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन में, ये कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन में। ये रिएक्शन में हीट भी रिलीज होगी, तो इसका कुछ न कुछ डेल्टा एच होगा। ठीक है, केस फर्स्ट ले रहा हूं मैं, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। log 10 बेस पे S2 अपॉन S1, जो इक्वेशन अपन ने पढ़ी थी वो P2 बाई P1, उसी को मैंने लिखा S2 बाई S1। log 10 बेस पे S2 बाई S1, डेल्टा H अपॉन 2.303 R, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 हुआ, इफ T2 इज ग्रेटर देन क्या हुआ, T1, T2 100 है, T1 10 है, तो 1 बाई 10 0.1, 1 बाई 100 0.01, डिफरेंस कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल्टा एच नेगेटिव है, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव। log 1 की वैल्यू होती है 0, नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब log की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 आएगी, मींस S2 इज लेस देन S1 आया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी कम हो गई, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किनके लिए, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करते हैं। जैसे चूने को, क्विक लाइन को आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो हीट रिलीज करती है, तो आपको चूने को जो है वो ठंडे पानी में डिसॉल्व करना चाहिए, आसानी से डिसॉल्व होगा। ठीक है, चूने को किसमें डिसॉल्व करना चाहिए, ठंडे पानी में। देख लो टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। केस सेकंड, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में डेल्टा एच पॉजिटिव आएगा, डेल्टा एच अगर पॉजिटिव आया तो log 10 बेस पे वही केस है, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 हुआ, ये पॉजिटिव आएगा, ये पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसका मतलब क्या होगा, S2 अपॉन S1 इज ग्रेटर देन 1, देन S2 इज ग्रेटर देन क्या आएगा, S1 आएगा। S2 इज ग्रेटर देन S1 आएगा, इसका मतलब ये होगा
टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। बात आ रही है समझ में कि नहीं आ रही है, बोलो भैया। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन में। थर्ड फैक्टर है, तो टेम्परेचर का रोल हो गया। तो वो तो डिपेंड करेगा कि सॉल्यूशन जब बनता है तो रिएक्शन कैसी होती है, एक्सो या एंडो, वो तो डिफाइन करना है। तो अगर आपको एग्जामिनर दे रहा है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई है सॉलिड को डिसोल्व करवाने पर, तो इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। और अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उस कंडीशन में सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड नंबर फैक्टर, प्रेशर। ठीक है, एक बात नोटिस करें, प्रेशर के लिए अगर मैं बात करूं तो उस कंडीशन में देखो क्या होने वाला है, सुने बात को ढंग से। सॉलिड एंड लिक्विड जो होते हैं वो नॉन कंप्रेसिबल होते हैं या लेस कंप्रेसिबल होते हैं एज कंपेयर टू गैस। गैस इज हाईली कंप्रेसिबल, गैस इज हाईली कंप्रेसिबल। तो सॉलिड कंप्रेसिबल है ही नहीं, तो मैं प्रेशर लगाऊंगा तो क्या इसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी क्या? सॉल्युबिलिटी बढ़ने का मतलब होता है मॉलिक्यूल पास पास में आना। सॉलिड है भैया, सॉलिड है तो प्रेशर अप्लाई करो कुछ भी नहीं होने वाला है, कंप्रेसिबल है ही नहीं, तो प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डज नॉट अफेक्टेड बाय प्रेशर, प्रेशर के साथ अफेक्टेड नहीं होगी। बात आ गई समझ में? ठीक है, तो ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड की सारी बात हो गई। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में अपन, लास्ट लेक्चर है सॉल्यूशन का, उसमें बात करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, वो उसके कुछ न्यूमेरिकल्स, और फिर टाइम बचा तो कुछ न्यूमेरिकल्स आपको और करवाएंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ठीक है, बात यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।